नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में 2 क्लास कंप्लीट कर ली थी। और दोनों क्लासों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो अमेरिका की क्रांति पढ़ी थी और दूसरे में गृह युद्ध पढ़ते हुए अब्राहम लिंकन की भूमिका जो है कंप्लीट की थी। उसके बाद कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी क्लास करवाइए और इंग्लिश को टर्म्स डालिए बीच बीच में। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के टर्म्स जरूर डालूंगा कुछ कुछ। और मैंने पीडीएफ जो है, जो पहले 2 क्लासेस हो चुकी है, उसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप पे डलवा दी है। वो पीडीएफ के माध्यम से भी आप लोग थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। और बाकी अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसकी मैं इंग्लिश की पीडीएफ पहले ही डाल दिया करूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा पीडीएफ निकाल के और जब क्लास कर रहे हैं तो उसको साथ में रख लिया करें। कुछ टर्म्स मैं बोलूंगा और कुछ टर्म्स आप खुद पकड़िए, तो उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। और क्लास देखिए, कंटेंट बहुत अच्छा है। बाकी कंटेंट में कोई कमी हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए, तो मैं सुधार करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम समझते हैं कि फ्रांस की क्रांति कैसे शुरुआत हुई, क्या कारण रहे उसके, क्या रीजन ऐसे रहे कि हमें मतलब फ्रांस में क्रांति हो गई। देखिए, जब हम अमेरिका की क्रांति पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कनाडा वाले एरियाज पे फ्रांस का कब्जा था, फ्रांस का उपनिवेश था कनाडा। और जब सप्तवर्षीय युद्ध चला फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, तो उसमें फ्रांस की हार हुई और फ्रांस को धन हानि भी बहुत ज़्यादा हुई और ब्रिटेन इसमें जीत हासिल कर ले गया। इसके बाद जब बोस्टन टी पार्टी हुई और बोस्टन टी पार्टी के बाद अमेरिकी क्रांति की शुरुआत जब हुई, तो फ्रांस की भी सेना उसमें भाग लेने पहुंच गई। फ्रांस वो अपने खर्चे पर ही सेना भाग ले रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से बदला लेना चाह रहा था, तो वो अमेरिका की तरफ से फ्री लड़ा। ठीक है, और इसमें अमेरिका क्रांति होने के बाद अमेरिका तो साइड हो गया, स्वतंत्र हो गया, और इसमें फ्रांस को कुछ नहीं मिला, अमेरिका अपना फायदा लेकर बैठ गया। तो इसमें बहुत बड़ी धन की जो क्षति हुई वो फ्रांस की भी हुई। तो वो सप्तवर्षीय युद्ध का जो परिणाम निकला वो, और जो अमेरिकी क्रांति हुई उसमें जो युद्ध हुआ उपनिवेश और ब्रिटेन सेना के बीच, उसमें उन दोनों में फ्रांस की धन की हानि बहुत ज़्यादा हुई। तो उसका भी असर फ्रांस की क्रांति पर देखा, कहीं ना कहीं वही रीजन बन रहे थे। और भी रीजन है, वो सारे रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, देखिए क्या हुआ। अमेरिकी वॉर तो हमने देख ही लिया। अब इस समय देखिए क्या क्या होता है। लुई सोलवा जो है, लुई सोलवा और ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है उससे उसकी शादी होती है 20 साल की उम्र में। और इस समय शादी होती है, उससे पहले 15 जो था वो युद्ध में अपना जो है फिजूल खर्ची भी वो लोग बहुत ज़्यादा थे, ऐश और आराम में बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। तो वो कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची के शिकार हो चुके थे। तो ये भी कह सकते हैं कि अमेरिकी वॉर जो है वो तो रहा ही है। और एक जो है, एक रीजन ये रहा कि ये फिजूल खर्ची वेजेंट एक्स्ट्रा वेजेंट के भी शिकार हुए। खजाना इनका खाली हो गया। खजाना खाली होने के बाद अब इसी समय आपने देखा होगा कि ये जब अमेरिकी क्रांति हो रही थी, तो वो भी 2-3 लोगों से प्रभावित थी। 2-3 वहाँ के जो बौद्धिक वर्ग से स्टार्ट हुए वो निकले, उनसे थी। कौन कौन थे? रूसो था, है ना, और रूसो, मॉन्टेस्क्यू, है ना, मॉन्टेस्क्यू, और यहाँ पे एक और था, जॉन लॉक। ये कहाँ से निकले? ये तीनों फ्रांस के ही थे। जॉन लॉक। रूसो की एक बुक आई थी इसी समय, सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी थी जो कि कहीं ना कहीं लोगों को बता रही थी कि आप जो है स्टार्ट कीजिए, राजशाही पर आधारित ना रहें, राजाशाही पर ज़्यादा आधारित और टिके हुए ना रहें, अपना कुछ नया स्टार्ट करें। जन्म से कोई राजा नहीं बन सकता है, एलिजिबिलिटी के आधार पर बने, अपनी अर्हता दिखाएं और अपने जो जो भी टारगेट हैं उनको पूरा करें। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, कुछ लोग उसमें से, जो अभी हम लोग एस्टेट पढ़ेंगे फ्रांस के, उसमें देखेंगे कि जो थर्ड एस्टेट है उसमें भी कुछ शिक्षित लोग हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं रूसो, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक के जो भी इनकी किताबें थी, इनके जो विचार थे, उनसे कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जो 1789 से पूर्व का यूरोप है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे राजतंत्र और कुलीन वर्ग के बीच ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में क्या है? राजतंत्र और कुलीन वर्ग, राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच संघर्ष, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के बीच संबंध, और मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच संबंध। तो ये जो ऊपर के 3 है, कौन कौन से? मोनार्की और
एरिस्टोक्रेसी, है ना, मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की और मिडिल क्लास, मोनार्की और मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये चार मुद्दे, चारों के संघर्ष चल रहे हैं। तो जो ऊपर के तीन संघर्ष हैं ये तो हमें फ्रांस की क्रांति में ही सुलझा लिए जाएंगे, ठीक है, फ्रांस की क्रांति में ये सुलझ जाएंगे। और जो नीचे का है मिडिल वर्ग और लोअर, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये दोनों जो है जब रूस की क्रांति हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये संघर्ष खत्म होगा। तो चलिए, ये कारण हमने एक छोटी सी भूमिका देख ली है, अब इस भूमिका से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो सोशल रीजंस थे वो क्या थे वो देखते हैं। तो वो थे प्रिविलेज क्लासेस के बीच और अनप्रिविलेज क्लास के बीच, ठीक है। क्या थे देखिए, एक आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्लास 9th में ये वाला डायग्राम दिया है, जो ये बना हुआ है, ये इस टाइप का डायग्राम वहाँ पे बना है, और तीन उसमें बटा हुआ है, पहला एस्टेट, दूसरा एस्टेट और तीसरा एस्टेट। और तीसरे को भी इन लोगों में से ए, बी और सी तीन में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन है इसमें, ये पहले स्टेट में कौन है, क्लर्जी है, दूसरे स्टेट में नोबेलिटी मतलब पादरी और कुलीन, और थर्ड क्लास जो है थर्ड एस्टेट, उसमें कौन कौन है देखिए, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉर्ड्स, ठीक है। और फिर इसमें बी कौन सा है, किसान भी है और कारीगर भी है, ठीक है। और सी में क्या है, स्मॉल पेसेंट, लैंडलेस और लेबर सर्वेंट, ये तीन है। मतलब पहले में बड़े व्यवसायी और अदालती कर्मचारी, वकील लोग, किसान कारीगर दूसरे में, छोटे किसान और मजदूर नौकर ये तीसरे में, ठीक है। तो इन तीनों स्टेट में बटा हुआ है अपना फ्रांस। अब क्या होता है, ये जो दो वर्ग हैं, ये दोनों वर्ग संपन्न वर्ग हैं यहाँ के, तो ये कर से मुक्त हैं, ये कर नहीं देते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ग कर नहीं देंगे, किसको कर नहीं देंगे, वहाँ के राजा को, ठीक है, वहाँ के जो राजशाही वंश है उस वंश को नहीं देंगे। देखिए ये जो लुई 16वां है, ये बूर्बो वंश से था, कौन से वंश से, बूर्बो, अभी बिस्किट आता है ना बूर्बो, अरब जो बूर्बो है वही, उसी का बिस्किट अभी आता है, आप लोगों ने खाया होगा, शायद ध्यान नहीं दिया होगा। वो बिस्किट इन्हीं लुई 16वें, लुई 15वें, लुई 14वां, इन्हीं के वंशज लोगों का ही है। तो ये बूर्बो वहीं से आए थे, ठीक है। तो आप देखते हैं ये दोनों एस्टेट, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट, ये कर से मुक्त था। अब कर से मुक्त, अब कर लगता किस पे था, तो ये लगता था तीनों एस्टेट पे। ये जो नीचे की थर्ड एस्टेट है, इसके जो ए बी सी क्लासेस में बटा हुआ है, इन पे लगता था। अब इनमें भी ए वर्ग जो था वो तो चलो व्यापारी वर्ग और व्यवसायी वर्ग था, तो थोड़ा बहुत संपन्न था देने में कर, लेकिन जो सेकंड और थर्ड थे ये बिल्कुल संपन्न नहीं थे देने में, ठीक है। थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये तो लेबर क्लास थी, छोटे किसान थे, इसमें नौकर भी थे, सर्वेंट थे, ये सब इधर उधर काम करके अपनी रोजाना की जो रोज की दिनचर्या थी उस पर कार्य करते थे कि कैसे शाम को खाना मिल सके। तो ये सब चीजें चल रही थी। इसी के बीच इन लोगों ने, अब ये सब जो बोझ है जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, कि जो ये अमेरिकी वॉर और यहाँ की सप्तवर्षीय युद्ध का वॉर, ये सब, ये जो भुखमरी टाइप की फैल रही है, वो सारी कर बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पे देखा। देखिए कैसे किसान पे कर का सबसे अधिक दबाव था, कैसे था, टाइल एक कर कहा गया है यहाँ पे। तो टाइल क्या था, जो कि राज्य द्वारा किसान से वसूला जाता था, ठीक है। और यहीं पे एक था टाइप, जो कि सबसे पहला जो एस्टेट था क्लर्जी, ये लोग वसूलते थे किससे, फार्मर्स से। तो ये अलग, ये स्टेट ने अलग वसूला और क्लर्जी ने अलग वसूला, और कुलीन भी जो है उनको छोड़ते नहीं थे, कुलीन अलग से जो है वहाँ पे अलग से जो कर वसूल लेते थे किसानों पे। तो सबसे ज्यादा दबाव किस पे पड़ रहा है, किसानों पे। समझ में आ रहा है ना, तीन एस्टेट हो गए हैं, दो एस्टेट कर से मुक्त, और तीसरा एस्टेट जो है उसमें भी तीन कैटेगरी है। तीन कैटेगरी में जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी में बड़े किसान, मतलब किसान, बड़े किसान नहीं कह सकते हैं, किसान, और थर्ड कैटेगरी में छोटे किसान, उनसे कर वसूला जा रहा है। अब एक और चीज, जो जमीनें हैं वो भी इन्हीं के पास ज्यादा है, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वालों के पास। थर्ड एस्टेट वालों के पास जमीन नहीं है, लैंड्स बहुत कम है। मतलब कह सकते हैं कि ये 90% इनके पास जमीन अकेले ही है, ये 10% जमीनों पे अपना कार्य कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये भी एक तरीके का ज्यादती हुई, ठीक है। अब देखिए, अब जो है इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक रीजन।
कमर्शियल पर्पस क्या है। लंबे काल से समृद्धि चल रही थी, क्योंकि फ्रांस तो बहुत पहले ही डेवलप हो गया था, हल्का फुल्का है ना, तो वहाँ काफ़ी टाइम से समृद्धि चल रही थी। और उसके बाद जो है अल्पकाल के लिए आर्थिक संकट आया, और जब आर्थिक संकट आया तो यहाँ पे सुखपकाहट स्टार्ट हो गई। आर्थिक संकट आया क्योंकि ये युद्ध में फ्रांस फंस गया, यहाँ पे आर्थिक संकट आया तो फिर अमेरिकी वस्तुओं का आगमन भी बंद हो गया। जो इम्पोर्ट हो रहा है कहाँ से, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में भी अभी गृह युद्ध छिड़ गया था, तो गृह युद्ध के बाद वहाँ भी चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें वहीं पर जो अमेरिका के लोकल है, लोकल्स में ही पूर्ति नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी इम्पोर्ट होना बंद हो गया। अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है, लोग इम्पोर्ट आना इन पे बंद हुआ, तो इन पे और ज़्यादा दिक्कत हुई, है ना। फिर उसके बाद 1788 और 89 में फसल नष्ट हो गई, तो इससे और दबाव बढ़ा। और बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका रही यहाँ पे, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स जो है उनकी क्या भूमिका रही, दुर्व्यवस्था की ओर ध्यान खींचा इन्होंने, ठीक है। और प्रतिरोध करने हेतु लोगों को शब्द और मुहावरे दिए, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं ना, जो चिंतक हुए रूसो, कांट, जॉन लॉक, इन लोगों ने शब्द और मुहावरे जो है दिए, ठीक है। अब क्या है, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लॉ कानून वाला एरिया है ना, और नागरिक जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे देखे जा सकते हैं। अब देखो कुलीन वर्ग, चौथा पॉइंट है कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग और वर्सेस राजतंत्र। अब कुलीन वर्ग तो अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुलीन वर्ग ने जब सप्तवर्षीय युद्ध और इनके जो फिजूल खर्ची चल रहे हैं वहाँ की राजशाही के, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा लोन किसने दिया है, कुलीन वर्ग ने दिया है। यहाँ पे लोन कितना ले चुके हैं ये लोग, 2 मिलियन लेबरी। लेबरी यहाँ की जो करेंसी है उसको लेबरी कहते हैं, फ्रांस की करेंसी लेबरी है, ठीक है। तो इतना ये लोग ले चुके हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि एकदम से क्रांति की ओर एकदम से जो है इमीडिएटली केस क्या हुआ कि क्रांति भड़क उठी एकदम से। तो देखिए रेवोल्यूशन के क्या रीजन रहे मेन। अब ये जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं ये तो है ही, और इसके बाद ये है कि विशेषाधिकार वर्ग, जो हम लोगों ने देखा है ऊपर, विशेषाधिकार वर्ग पर कर लगाकर आर्थिक संकट बना रहा। विशेषाधिकार वर्ग में हम लोगों ने देखे थे ना, देखिए कौन से दो विशेष ये देखे थे, विशेषाधिकार वर्ग और विशेषाधिकार विहीन वर्ग, मतलब प्रिविलेज क्लास और अनप्रिविलेज क्लास। तो इन पर प्रिविलेज क्लास पर भी थोड़ा सा कर लगाकर भी कर की कंप्लीट नहीं हो पाया, तब भी जो है आर्थिक संकट बना रहा। तो फिर स्टेट जनरल की बैठक हुई। अब देखिए क्या होता है, ये है मान लीजिए वर्साय, ठीक है, वर्साय सुना होगा, वर्साय में ये हुआ, फ्रांस में ही है ये वर्षा। इसमें स्टेट जनरल की बैठक हुई और प्रतीकात्मक अर्थ इसका क्या था, राजतंत्र का समर्पण। अब देखिए वो देखते हैं अभी क्या बैठक हुई, बुलाया गया सबको, ठीक है, और इस तरीके से बिठाया गया, ठीक है। कुलीनबर्ग और सेकंड जो पादरी, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, पादरी और कुलीनबर्ग को बिठाया गया, और ये यहाँ पर लोगों को खड़ा किया गया है। तो ये खड़े हैं, ये कौन हो सकते हैं, आप ही समझ सकते हो भाई, जो अमीर है वही बैठेगा और जो गरीब इंसान है वो खड़ा रहेगा। तो गरीब यहाँ पे कौन है, तो गरीब है यहाँ पर थर्ड एस्टेट के लोग। थर्ड एस्टेट में कौन कौन आ रहे हैं, व्यापारी वर्ग है, लॉयर्स हैं, किसान हैं और श्रमिक हैं, ठीक है। तो ये सब जो है थर्ड एस्टेट में आ रहे हैं। इसके बाद देखिए जब ये लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कि कर के बाद इनको बुलाया गया था, और ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है इनके वोटिंग का जो है देखिए बनाया गया है 300 फर्स्ट एस्टेट का है वोटिंग का आधार, सेकंड एस्टेट का कितना है 300, और थर्ड एस्टेट का जो है ये 600 है। लेकिन क्या है यहाँ पर एक वोट की का अनुपात एक ही है, यहाँ पर भी एक वोट का अनुपात एक है, लेकिन यहाँ पर 2 वोट का अनुपात एक है। तो ये 300 और ये 300 और ये इनके भी 300 हुए थर्ड एस्टेट के, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट के 300 वोट, सेकंड एस्टेट के 300 वोट और थर्ड एस्टेट के 300 वोट। तो ये इनको क्लियर पता लग गया कि हम लोग हार जाएंगे थर्ड एस्टेट वाले, और जो भी नियम कानून बनते थे तो कर के लिए नियम बन रहे थे तो वो थर्ड एस्टेट पे ही थोपे जा रहे थे। तो इन लोग अब तक तो रूसो का और मॉन्टेस्क्यू और ये जॉन लॉक की से थोड़े बहुत प्रभावित हो ही गए थे, तो उन लोगों ने मना कर दिया, विरोध किया इस चीज़ का।
तो विरोध जब ज़्यादा बढ़ा तो ये दोनों स्टेट तो एक थे, मतलब इन ये देखो, जब कोई कर से मुक्त है तो वो तो एक ही खामे में रहेगा, है ना। और जो कर का विरोध कर रहा है ये दोनों पक्ष में है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट। थर्ड स्टेट इसका विरोध कर रहा है क्योंकि उसको देना है और उनको कुछ देना नहीं है, तो वो क्यों विरोध करेंगे। तो इस पे मतभेद हो गया और उन्होंने इस पे कहा गया कि ये ये बैठक 1900 इससे पहले 1614 में बुलाई गई थी, ठीक है, और इसके बाद सीधी सीधी 1789 में। तो देखिए कितना अंतर हो गया है। इसके बाद ये बुलाई गई तो इन्होंने ये कहा कि ये तो हमारे दादा परदादाओं के जमाने से चला रहा है और ऐसे ही चलेगा, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों ने। लेकिन थर्ड स्टेट वालों ने यहाँ पे विरोध कर दिया और वो जो है वर्साय से बाहर निकल गए। जो स्टेट जनरल की बैठक चल रही थी इसको छोड़ दिया और बाहर निकल गए। अब बाहर निकल के क्या किया इन्होंने, वहीं पे पास में टेनिस कोर्ट था, वहां पे बैठक की और क्रांति की यहीं से शुरुआत हुई। और क्रांति मतलब क्रांति हो गई कुल मिला के। इन्होंने इनका विरोध कर दिया और कह दिया कि किसी भी हालत में हम लोग अब कर नहीं देंगे। और यहाँ पे इन्होंने नेशनल असेंबली की स्थापना की। अब देखिए नेशनल असेंबली की स्थापना हुई तो ये जो है कब स्टार्ट हुई थी, तो ये बैठक बुलाई गई थी मई में। अभी मई यही चल रहा है, आज लास्ट डे है मई का, तो 31 मई है अभी। और ये बुलाई गई थी 5 मई को, ठीक है। और ये जो नेशनल असेंबली इन लोगों ने बनाई है इतनी जल्दी, 5 मई को इन्होंने विरोध किया और 20 जून को नेशनल असेंबली बना दी। नेशनल असेंबली का मतलब कि अब हम जो है इनके जो पादरी और कुलीन वर्ग के और राजाओं के द्वारा जो नियम बनाए गए थे करके, उनको नहीं मानेंगे। आज से हम लोग जो है नेशनल असेंबली को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेशनल असेंबली के कुछ नेता आए सामने, मिराबेव और अबेसियाजिस, ठीक है। ये दो नाम है, थोड़े से टफ हैं, आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा इनको और तभी याद हो पाएगा, ठीक है। अब क्रांति का स्वरूप जो रहा वो क्या रहा, तो क्रांति का स्वरूप रहा कि मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग, मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास के संबंधों के आधार पर रहा, ठीक है। अब क्रांति को 4 चरणों में हम लोग बांट के बारी बारी से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, पूरा प्रो फार्मा बन गया है। वर्साय में जो बैठक चल रही थी, जो बैठक चल रही थी असेंबली बैठक, उसमें क्या हुआ आप लोगों ने देख लिया है। वोटिंग का आधार भी अलग अलग था। फर्स्ट स्टेट के 300 वोट का अनुपात एक एक वोट का एक ही माना जा रहा है। सेकंड स्टेट का भी 300 वोट है, एक वोट का एक एक अनुपात में ही गिना जा रहा है। लेकिन जो थर्ड स्टेट है उसमें 600 वोट हैं, सदस्य 600 हैं जो कि खड़े हुए हैं, लेकिन उनके वोट का रेशियो जो है वो 2 वोट को एक में गिना जा रहा है। तो वो 600 हो गए फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, लेकिन ये थर्ड वाला तो 300 ही हो गया, तो ये तो हार ही जाएगा क्योंकि कर इनको देना पड़ रहा है। वो दोनों एक ही खामे में आ जाएंगे और ये अलग खामे में हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि विरोध बन सकता था। और यहाँ पे वो क्रांति देख भी चुके थे कि अमेरिका में भी क्रांति हुई है, तो कहीं ना कहीं वहां से सैनिक जो आए थे, फ्रांस के सैनिक भी वहां पे गए थे। और लोकल के लोग ही जाते हैं, सैनिक कौन सा होता है, सैनिक कभी जो है रिच फैमिली वाला थोड़ी बनेगा, सैनिक तो वही बनेगा जो लोअर क्लास से होगा। तो लोअर क्लास वाले उसमें थे, तो वो भी कहीं ना कहीं उस अमेरिकी क्रांति से मतलब कुछ ना कुछ सीख कर आए थे कि हम लोग इसका भी विरोध कर सकते हैं। तो ठीक ठाक विरोध हुआ और वो लोग वहां से निकले, टेनिस कोर्ट में बैठक की और जो है नेशनल असेंबली की स्थापना की, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं कि इस असेंबली की स्थापना होने के बाद क्या होता है। अब देखिए फ्रांस, मान लीजिए ये फ्रांस है, ठीक है। अब फ्रांस, पूरा फ्रांस में एक ही चीज तो चल नहीं रही होगी, अलग अलग चीजें चल रही होगी। तो देखिए ये वार्शो है, ठीक है, ये वर्षा हो गया और ये है इधर पे पेरिस। पेरिस सीन नदी के किनारे है, ठीक है। सीन नदी, अब जैसे हमारा भारत है, दिल्ली है, दिल्ली किस नदी के किनारे, यमुना। तो ऐसे ही वहां पे जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। अब देखिए क्या होता है और पेरिस पेरिस क्या और भी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी फेमस है। और मतलब कुछ भी चीज़ अगर स्टार्ट होती है सौंदर्य प्रसाधन में, आज भी बहुत लेटेस्ट चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। फ्रांस बहुत आगे है इन सब चीज़ों में, इंडिया में बहुत पीछे चीज़ें आती हैं इन सब चीज़ों में। तो सौंदर्य प्रसाधन के लिए फेमस है वो। अब देखिए जो लुई 16वां था, उसकी पत्नी थी, वो भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी, बहुत बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची थी। और सौंदर्य प्रसाधन का जो कनेक्ट है उसी से कर लीजिए कि सौंदर्य प्रसाधन के लिए था, क्योंकि ब्यूटी ब्यूटी के लिए ही था। वो भी बहुत फिजूल खर्ची करवाती थी। अब देखिए फिजूल खर्ची किस टाइप की करवाती थी, अब मान लीजिए जैसे अभी वो उस समय का राजा था, फ्रांस का सबसे बड़ा राजा ही माना जा रहा था उस समय पे, क्योंकि राजवंश चल रहा था। तो फ्रांस के राजा की पत्नी अगर कहीं घूमने जाए, जैसे मान लीजिए भारत है अभी,
भारत में मोदी जी की पत्नी कहीं जाए, चलो खैर मोदी जी तो पत्नी को ले ही नहीं जाते, अपने उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं। मान लीजिए कि योगी जी की, अब योगी जी की तो शादी भी नहीं हुई, तो उनकी भी पत्नी कहीं नहीं जाएगी घूमने। अब मान लीजिए कि अपोजिट पार्टी देखी जाए तो राहुल गांधी, तो वो भी अभी गैर शादीशुदा है, किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कि अभी राष्ट्रपति जी घूमने जाए हमारी, ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं कि राष्ट्रपति जी अकेले निकल गई गाड़ी से, है ना, तो पूरा काफिला जाता है, उसके उनके साथ सेना जाती है, और उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। तो इस टाइप के फिजूल खर्चे वो करवाती थी। कहते नहीं है कि अगर एक महिला चाहे तो वो घर को बना देती है, और महिला चाहे तो घर को बिगाड़ देती है। अब महिलाएं ज्यादा दिल पे ना लें, ये हमारे बुंदेलखंड में खूब कहते हैं इस बात को, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची थी, तो कहीं ना कहीं एक कारण वो भी फिजूल खर्ची खर्चों में जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए खैर ये मजाक की बात है, आगे बढ़ते हैं क्या होता है। अब देखिए फ्रांस में क्या चल रहा है, यहाँ पे बैठक चल रही है, तो यहाँ तो चीजें जो है राजा के हाथ से निकल चुकी हैं वर्षाय में। तो वो जो है अब पेरिस की ओर सेना भेजता है। तो पेरिस की ओर सेना भेजता है कि वहां पे शांति बनाई रखी जाए। तो अब शांति सेना क्यों भेजता है, इसका रीजन क्या है कि इसी समय पे ये यहाँ पे विरोध चल रहा है नेशनल असेंबली के द्वारा, यहीं पर इसी समय पेरिस में सूखा पड़ गया, ठीक है। किसानों के खेत खराब हो गए, इस समय यहाँ पे अनाज नहीं उग पाया, और रोटी के लिए भी, मतलब ब्रेड के लिए भी बड़ी दिक्कत हो गई, और निचला वर्ग तो मतलब भुखमरी का शिकार होने लगा, और दुकानों पे मतलब 4-4 दिन की लाइनें लगने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। अब यहाँ पे महिलाओं ने जो है विरोध किया, महिलाएं आगे आई। तो महिलाएं जब विरोध कर रही थी तो इसकी खबर वहां पे पहुंची गई वर्साय में। तो वहां से उन्होंने सेना को शिफ्ट किया पेरिस की ओर। तो जब सेना पेरिस की ओर आ रही थी, तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये भय उत्पन्न हो गया कि जब सेना आएगी तो हम लोगों को मारेगी कूटेगी। तो इन्होंने यहाँ पर एक बास्तील का किला था, बास्तील का किला ये समझ के लूटा उन्होंने, बास्तील के किले को लूटा कि यहाँ से हमको बहुत आर्म्स वगैरह मिल जाएंगे, मतलब गन वगैरह मिल जाएंगी, तो हम सेना का मुकाबला कर सकेंगे। और उन्होंने बास्तील के जेल को लूट लिया। बास्तील की जेल जो थी वो भी एक राजशाही उसमें ही आती थी, उसमें ही कैदियों को रखा जाता था। तो बहुत जेल में बहुत ज़्यादा कैदी नहीं थे, सिर्फ 7 लोग थे। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कोई सा भी ऐसा थाना नहीं होगा इंडिया में जहाँ की 7 लोग हों, उससे ज़्यादा ही होंगे। 70-70 लोग का स्टाफ रहता है थानों में, चलो कोई छोटा भी थाना होगा तब भी 7 लोग से तो ज़्यादा ही होंगे। और हमेशा कैदी मिलेंगे इतने तो थाने में ही मिलते हैं, रोज के कम से कम 10 लोग तो मिलते ही होंगे थाने में, ठीक है। तो ये हो गया। तो बास्तील की जेल को लूट लिया गया, उसकी दीवारें तोड़ के जो है वहां पे शस्त्रागार को लूट लिया गया, और 7 कैदी जो थे उनको रिहा करवा दिया गया। और ये जो है एक तमाचा था वहां के राजवंश पे, वहां की जो राजवंश थी, वहां की जो शक्ति थी, उसकी पावर पर एक ये तमाचा था। तो ये बास्तील का हो गया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। संवैधानिक राजतंत्र और मध्य वर्ग के नेतृत्व के लिए हुआ है ये। बास्तील का पतन हो गया, जेल खाना सरकारी शस्त्रागार भी हो गया, ठीक है। शस्त्रागार को लूट लिया गया, आर्म्स के लिए, मैं बताया ना, आर्म्स के लिए ये लूटा गया। अब प्रतीकात्मक अर्थ इसका क्या है, इंडिकेटर, कि राजतंत्रवादी निरंकुशता का अंत हो गया। राष्ट्रतंत्रवादी निरंकुशता का अंत हो गया। अब यहाँ पे सामंतवाद का भी अंत कर दिया गया लोगों के द्वारा, और राष्ट्रीय असेंबली द्वारा व्यक्ति व नागरिक के अधिकारों की घोषणा की गई, ठीक है। और नए संविधान का निर्माण किया गया, शक्ति का पृथक्करण और सक्रिय नागरिकों को मताधिकार संपत्ति से जोड़कर। अब देखिए, देखते हैं कैसे समझते हैं इसको। क्या हुआ, जब बास्तील का पतन हो गया और वहां पे जब सेना आ गई, तो फिर उसके बाद एक अफवाह उड़ाई गई कि बाहर से जो है और लोगों को बुलाया है लुइस सोल्वे ने, ठीक है। तो गांव में ये खबर फैलाई गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से भी लोगों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी था। गांव में ये खबर पहुंची, तो गांव में जितने भी अग्निवीर के और यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले थे, सारे लाठी खींच कर आ गए। मतलब अग्निवीर और यूपी की तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ हो रही है, वो वहाँ की घटना है। तो मतलब वहाँ पे जो भी यंग लोग थे, वो सारे लाठी कुल्हाड़ी ये सब लेके जो है पेरिस की ओर बढ़े। और इसी समय यहाँ पे क्या चल रहा है अभी पेरिस में, तो ये चलिए ये चल रहा है कि जनता यहाँ की ओर आ रही है, और यहाँ पे नेशनल असेंबली अपना संविधान बना रही है, ठीक है। तो संविधान में क्या बनाया है इन्होंने 17 अनुच्छेद यहाँ पे बनाए, जो कि सबके लिए थे। अब राजशाही राजवंश जो था उसके नियम खत्म कर दिए गए और संविधान को यहाँ पे बनाया गया।
तो इनके द्वारा जो संविधान बनाया गया उसी को इसका माहौल ऐसा बना, इस समय ऐसा माहौल बना कि जो है इसने कह दिया कि हाँ इसको हम लोग मानेंगे। किसने कह दिया? लुईस सोल्वे ने। लुईस सोल्वे ने जो है सहमति दे दी कि इसी संविधान को माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए गए 17 आर्टिकल्स बनाए गए, उसमें 70 आर्टिकल्स को ही माना जाएगा। तो अब ये क्या थे, नया संविधान जब बना तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें रखी गई हैं। जैसे देखिए एक्टिव में कौन कौन थे, एक्टिव में और पैसिव में, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव में थे, यहाँ पे मेन थे जो +25 एज के हो, ठीक है, और ये जिनके नाम पे लैंड हो, है ना। तो ऐसे कितने लोग थे? सिर्फ 40 लाख लोग थे। और पैसिव में कौन को रखा गया? वुमेन को, ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रंस, और जिनके नाम पे लैंड्स नहीं है उनको भी रखा गया। अब देखिए अभी भी यहाँ पे महिलाओं को राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि इंडिया में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उससे कुछ ही टाइम पे पहले ही वहाँ की फ्रांस की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला है। वोटिंग राइट्स हमारे यहाँ 1947 में आज़ाद हुआ, वहाँ पे 1946 में महिलाओं ने खुद अपनी लड़ाई लड़के वोटिंग राइट लिए हैं। तो ये एक इतने मतलब इतने अच्छे देश में, फ्रांस को अच्छा ही देश कहा जा सकता है आज के टाइम पे, और उस समय भी शिक्षित ही कहा जा सकता था। चलो अब हमारे भारत में जो चीज़ें 19वीं सदी में हुई, 20वीं सदी में हुई, वो चीज़ें वहाँ पे 17वीं 18वीं सदी में हो गई हैं। तो बड़ी बात है, आगे था, लेकिन फिर भी वुमेन की ये वाली स्थिति, ये कंडीशन तो बहुत दिक्कत थी। चलिए देखते हैं तो कैसे क्या होता है। तो ये थे एक्टिव में और ये थे पैसिव में। अब ये यहाँ से चुनते थे, ठीक है, कितने लोगों को चुनते थे ये लोग? 50,000, 50,000 वोट इनके, जो ये 40 लाख थे लेकिन 50,000 वोट डलते थे, और 50,000 से फिर ये लोग जो है नेशनल असेंबली के 45 सदस्य चुनते थे, ठीक है। जो नेशनल असेंबली की अभी जो स्थापना हुई, उसी नेशनल असेंबली में ये लोग 45 लोग चुन के जाते थे, 45 लोग, ठीक। अब ये काय में आ जाता था? लेजिस्लेटिव में आ जाएगा ये, ठीक है। और ये जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी को ये जो 50,000 लोग हैं ये डायरेक्ट चुनेंगे, ठीक है। और यहीं पर होगा एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में कौन था? राजा और मंत्री। तो राजा और मंत्री जो दोनों ये हैं, तो ये करेंगे यहाँ पे नेशनल असेंबली को कंट्रोल, ठीक है। समझ में आया हुआ? जो एक्टिव लोग थे, मतलब जो वहाँ के मैन थे, जो 25+ एज के थे वो, और जिनके नाम पे लैंड्स थी वो एक्टिव में थे, और पैसिव में थे महिलाएं, और जिनके नाम पे लैंड्स नहीं थी, और चिल्ड्रंस। तो वो इनकी संख्या अभी भी ज़्यादा है, लेकिन चलो लोगों ने कहा ठीक है, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है अभी स्टार्ट करते हैं। 50,000 लोग इनमें से वोटिंग करते थे, और 45 नेशनल असेंबली के मेंबर्स चुनते थे, जो कि लेजिस्लेटिव में आते थे। एग्जीक्यूटिव में राजा और मंत्री आते थे, ये जो है नेशनल असेंबली को कंट्रोल करते थे, और यहीं पे 50,000 लोग डायरेक्ट जुडिशियरी को चुनते थे। तो ये जो है 3 कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई थी, ठीक है। और देखते हैं, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद फिर भी क्या हुआ कि लोग आगे बढ़े, लोग शांत नहीं बैठे यहाँ पे, क्योंकि राजा भी कहीं ना कहीं शांत नहीं बैठ रहा था। राजा को भी इतने में संतुष्टि नहीं थी। राजा हताश हो गया था कि मेरी पावर पूरी छिन गई है, और लोगों ने मेरा विरोध किया है, और मेरा साथ ना देके मेरा विरोध ज़्यादा किया है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है कहाँ पे? अपनी ससुराल, कहाँ पे? अरे जो आंटी जी थी ना, खर्चीली आंटी थी, उनकी उनकी जो मायका था वो इसका ससुराल ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और प्रसा से कहीं ना कहीं वो अंदरूनी अपनी जो है बात चलाता रहता था, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके मन में चल ही रहा था। तो अब इन यही हुआ पूछ चलती रहती थी सबके दिमाग में, ऐसी वैसी बातें चलती रहती थी कि जहाँ भी लोग इकट्ठे होते थे यही। तो वो क्लब के नाम से जाने गए, ठीक है। अब क्लब के नाम से ये जाने गए, तो इन्हीं क्लब में से एक क्लब निकल के आया, जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब तो आप लोगों ने सुना होगा। जैकोबियन क्लब में ही आगे नेपोलियन आएगा, है ना। और इसी जैकोबियन क्लब से कौन जुड़ा था अपने भारत का? टीपू सुल्तान, जिसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, वो इसी जैकोबियन क्लब से जुड़ा था। तो ठीक है, देखते हैं द्वितीय चरण जो इसका स्टार्ट हुआ 1792 से 94 तक, उसमें क्या हुआ? उग्र गणतंत्रवाद हुआ, और उग्र गणतंत्रवाद के बाद निम्न वर्ग का नियंत्रण जो है कौन करेगा? जैकोबियन, और वही सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें शायद आपकी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी, आज काफ़ी कहानी सुना रहा हूँ मैं इसी चक्कर में। अब देखते हैं क्या होता है।
देखिए जो भी टर्म्स हैं इसमें मैंने पीडीएफ दे दूंगा अभी, तो पीडीएफ में से भी आप लोग थोड़ा बहुत देख के उसको आगे रख लोगे और क्लास देखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी। धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ और पीडीएफ के माध्यम से आप लोग तक भेज रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए, बाकी कंटेंट देखिए और सुनिए कहानी। अगर कहानी एक बार बन गई ना तो आप लोग क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। और ये जो मटेरियल बनाया गया है वो क्वेश्चन आधारित मटेरियल ही है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए अभी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए पूछ लिए जाए कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण है, विवेचना कीजिए, तो ठीक है, इस पे आपको कारण हम लोगों ने बारी बारी से समझ ही लिए हैं। और फिर इसके बाद मान लीजिए इसका पूछ लिया कि स्वरूप क्या है इसका, तो स्वरूप में अभी हम लोग देख ही रहे हैं। प्रथम चरण में हमने देख लिया, बास्तीन का पतन हुआ, जेल खाना वगैरह जो है वो लूट लिया गया, आम शाम्स जो है ले लिए गए, सामंतवाद का अंत हो गया, है ना। ये सब चीज के बाद फिर हम लोग अब आए हैं जैकोबिन इनकलाब पे। तो जैकोबिन इनकलाब पे अपने आप ही में क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि नेपोलियन इसका आगे बड़ा जो है लीडर बनेगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब उग्रवाद, उग्र तंत्रवाद और निम्न वर्ग का नियंत्रण अब किसके हाथ में आ गया, जैकोबियन क्लब के, क्योंकि जैकोबियन क्लब ही यहाँ पे सबसे पावरफुल क्लब बन के आया। ठीक है। 1792 का प्रस्ताव, नवस्थापित विधानमंडल के सदस्य और संविधान सभा के सदस्य नहीं हो सकेंगे। ठीक है। जनसामान्य बुर्जुआ नेतृत्व वाली सरकार से असंतुष्ट हो गया, जो अभी गवर्नमेंट जो चल रही है उससे असंतुष्ट हो गया। जैकोबियन उग्र राजनीतिक दल का गठन करेगा। अब राजनीतिक उग्र हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद 1792 में जैकोबियन द्वारा राजमहल पर हमला कर दिया जाएगा और नया संविधान सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के। अब देखिए मैं बताता हूँ ये क्या पॉइंट है। क्या हुआ कि यहाँ पे राजा, कहीं ना कहीं हम लोगों ने लास्ट पॉइंट में देखा कि राजा जो है ऑस्ट्रिया और प्रसा से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाए हुए था कि कहीं ना कहीं बदला लेना है मुझे, है ना। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और जैकोबियन क्लब जब पावर में आया, उसी समय राजा ने ऑस्ट्रिया और प्रसा से मदद मांगी कि देखिए ये तो जनता है, कहीं ना कहीं विरोध करेगी, तो आप लोग हमारी मदद कीजिए, बाद में आप पे दिक्कत आएगी तो हम मदद करेंगे। तो वो लोग तैयार हो गए और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जैकोबियन क्लब पे पता चल गई। तो उन लोगों जैकोबियन क्लब में जो भी थे, उन्होंने राजमहल पर हमला कर दिया और उसको जो है बंदी बना लिया और नया संविधान बनाकर सर्वोच्च वयस्क मताधिकार रख दिया। ठीक है। और अभी भी यहाँ पे महिलाओं को अधिकार नहीं है, ठीक है, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है। तो ये तो ध्यान देना ही है पॉइंट। जैकोबियन क्लब द्वारा राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। अब राजतंत्र बिल्कुल पूर्णतः समाप्त हो गया। जो अभी हमने देखा था न्यायपालिका और विधायिका और ये जो तीन हमने देखे थे, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तीनों समाप्त कर दी गई। अब काहे का राजतंत्र, कोई राजा वाजा नहीं रहेगा, है ना। ये सब समाप्त हो गए और गणतंत्र की घोषणा कर दी। अब इसी गणतंत्र से अभी हम आगे देखेंगे कि यूरोप से युद्ध की स्थिति बनेगी, वो आगे जब आगे और चैप्टरों पे पहुंचेंगे तब देखेंगे। अब देखिए, तो जैकोबियन का नेता यहाँ पे बन के आया रॉब्सपियर। ये रॉब्सपियर जो है, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, ये खतरनाक आदमी साबित हुआ। ये क्या चाह रहा था, राजाशाही खत्म हो गई है, तो राजाशाही खत्म होने के बाद ये चाह रहा था कि मैं कहीं ना कहीं अब जो है पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लूँ। तो फायदा क्या हुआ, सत्ता राजा के हाथ से और जो पादरी और कुलीन वर्ग के हाथ से निचले तबके पे आई, तीसरी स्टेट पे। और उसके बाद फिर अगर वहीं पे वही हुई तानाशाही टाइप की चले तो फायदा क्या हुआ, तो ये वही तानाशाही टाइप की करने लगा। और इसने क्या किया यहाँ पे कि सभी को अब इस चरण से उपलब्धियां क्या मिली ये देखनी है हमें। सभी को मताधिकार मिला, महिलाओं को छोड़कर। संपत्ति भेदभाव समाप्त हो गया, संपत्ति पर सबका अधिकार हो गया। लक्ष्य स्पष्ट हो गया, वामपंथी विचारों को प्रोत्साहन मिला। आर्थिक स्वतंत्रता, काम का अधिकार और भोजन का अधिकार सबको मिला, ये अच्छे पॉइंट्स हैं। और आम सैनिक भर्ती प्रणाली स्टार्ट हो गई, अब आम लोग भी सेना में भर्ती होने लगे। अब देखिए, जब ये रॉब्सपियर जो ये क्या नाम है इसका, रॉब्सपियर जब बना, जैकोबियन क्लब का हेड बना जब ये, और सत्ता इसके हाथ में आई, तो इसने बहुत सी चीज़ें अलग से कर दी। क्योंकि देखो उससे पहले पहनावा, मैं कह रहा हूँ कि फ्रांस तो पहनावे में बहुत आगे है। लोग कई मतलब पहले सूट बूट ये वो टाई बिल्कुल, और जूते जो है ऊपर घुटनों तक, ये सब पहनावा था वहाँ का। तो उसने वो सब पहनावा
खत्म कर दिया। उसने क्या करवाया, उसने जो है ना मतलब पुरुष वर्ग जो था उसके लिए पैंट चलाई जिस पे ऐसी ऐसी धारी होती थी रेड कलर की, ठीक है ना। वहीं महिलाओं के लिए भी इस टाइप की जो है उसने स्कर्ट बनवाई, है ना, चोली कह सकते हैं। ये जो पहनती थी ये पुरुषों के लिए ये, और रेड टोपी ये लोग पहनते थे, इस टाइप की एक रेड टोपी होती थी, ठीक है। और महिलाएं भी टोपी पहनती थी, महिलाएं थोड़ी डिजाइनिंग वाली पहनती थी इस टाइप की। तो ये उनकी भूमिका में आ गए, ठीक है। अब ये इसका अलग से हुआ। देखिए सीमाएं क्या थी, अत्यधिक रक्तपान और हिंसा हुई, हिंसा स्टार्ट हो गई यहाँ पे, क्योंकि वो चाहता था कि सत्ता मेरे हाथ में रहे, तो वो किसी ना किसी को मरवा देता था, जो भी उसके विरोध में जाता था वो मरवा देता था। अब विरोध में कौन जाता था, निम्न वर्ग। निम्न वर्ग कहते थे कि हमारी जो हमने जो बनाया है ये सब, जो भी क्लब के हम लोग वो बने हैं, तो ये इसलिए नहीं है कि लोगों पे अत्याचार किया जाए, तो सबसे ज्यादा लोग निम्न वर्ग के ही मारे गए। और क्रूर छवि, बाहर से बुद्धिजीवियों का कोई समर्थन नहीं रहा, जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसका कोई समर्थन नहीं रहा, क्रूर छवि बन गई इसकी एक तरीके से, ठीक है। ऊपर से इसने क्या किया कि रॉब्सपियर ने कि लुई 16वें को उठाया और इस टाइप का एक इसने जो वो बनाया, ठीक है, ये सजा देने के लिए इस टाइप के दो खंबे गड़े होते थे और यहाँ पे एक ब्लेड लगी होती थी, ठीक है, और यहाँ पे एक जंजीर लगी होती थी, यहाँ इंसान को लिटाया जाता था इस टाइप से, ठीक है, और ये यहाँ से छोड़ी जाती थी तो खचाक से ये कटता था और गर्दन कट जाती थी। और ये बीच लोगों के बीच में होता था, मतलब भीड़ में, खूब भीड़ के बीच में बीचों बीच बुला के काटा जाता था। तो ऐसे ही हुआ लुई 16वें के साथ, लुई 16वें को बुलाया गया और ऐसे ही काट दिया गया। और फिर ऐसे बहुत से लोगों को बुला बुला के यहाँ पे वो काट देता था, जो भी उसका विरोध करता था वो इसी पे उसको काट देता था। तो जैकोबियन क्लब के जो और भी सदस्य थे उनमें कहीं ना कहीं ये बात घूमी कि ये तो गलत है, इसका जो नेशनल असेंबली हुई उसका भी खत्म कर दिया गया और ये नया वो बनाया गया। अब इसके बाद भी नई चीजें समझ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही की ओर जा रहा है। तो उसके और जो मेंबर थे उनने बुला के और रॉब्सपियर को भी यहाँ पे लटका के यहीं पे इसी पे मार दिया। तो इसको इसको ग्लोटिन ग्लोटिन ने बनाया था, तो ग्लोटिन के नाम पर इसको ग्लोटिन कहा गया था, इसको ग्लोटिन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसको जो है काट दिया गया, तो रॉब्सपियर भी खत्म हो गया। अब देखिए राजशाही खत्म हो गई, नेशनल असेंबली खत्म हो गई, जो एस्टेट वाला जो वहाँ पे रूल्स था वो भी खत्म हो गया, जैकोबियन क्लब का जो नेता है वो भी खत्म हो गया। तो अब बिल्कुल फ्रांस में एकदम खाली हो गया, फ्रांस में मतलब अब ये कह सकते हैं कि जो एक हेड होना चाहिए वो उसके लिए खाली जगह हो गई। तो देखिए अब तृतीय चरण जो हुआ, तृतीय चरण में 1794 से 99 तक इसको इसको रॉब्सपियर को इसको इसी में मारा गया, क्योंकि ये उदार गणतंत्र था, पुनः मध्य वर्ग के नेतृत्व में चीजें आ रही थी, रॉब्सपियर का शासन यहाँ पे समाप्त हो गया और 1795 में एक नया संविधान बनाया गया। अब ये नया संविधान कार्यपालिका शक्ति होगी। जब जब रॉब्सपियर मारा गया उसके बाद यहाँ पे नया संविधान फिर से बना, कार्यपालिका शक्ति 5 डायरेक्टर को में भी नियत कर दी, एक इंसान के बीच पूरी शक्ति नहीं दी गई, 5 लोगों में शक्ति को बांट दिया गया, क्योंकि एक इंसान जब भी आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए नेगेटिव पॉइंट फील कर रहा है। तो देखिए राजनीतिक दल जो थे वहाँ के पॉलिटिकल्स जो पार्टियां थी वो हतोत्साहित करी और नेपोलियन बोनापार्ट का महत्व बढ़ा। जब रॉब्सपियर मारा गया तो जैकोबियन क्लब में जो सेना थी उसका हेड नेपोलियन बोनापार्ट ही था। तो आगे अभी चतुर्थ चरण में नेपोलियन बोनापार्ट आएगा और प्रजातंत्र की आड़ में तानाशाही और साम्राज्यवाद का चरण स्टार्ट होगा, ठीक है। अब नेपोलियन का उद्भव यहीं से हो रहा है। क्रांति स्वतंत्रता और समानता से सैन्य शक्ति की राष्ट्रीय गौरव की ओर मोड़ दी। जब क्रांति जो है ना वो समानता से सैन्य शक्ति व गौरव, राष्ट्रीय गौरव की ओर मोड़ दी। अब यहाँ से पूरी कमान जो है नेपोलियन के हाथ में आ गई। अब देखिए नेपोलियन को हम लोग पढ़ेंगे कल, और जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप लोग सब लिख सकते हैं, उसको ठीक से लिखिए, क्वेश्चन आपको ठीक से दिए जा रहे हैं। बाकी एक सूचना और देनी है आप लोगों को, जो पेड बैच फर्स्ट वाला चल रहा है उसमें आप लोग जल्दी से जो है सेकंड मंथ होने स्टार्ट होगा 2 तारीख से, तो उससे पहले आप लोग जो भी है फीस वगैरह वो जमा करवा दीजिए। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग कल देख लेंगे, नेपोलियन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।